Good morning everybody. Myself Sunita Sinha. Today we are going to start chapter number 9, Force and Laws of Motion. Before starting the chapter, we take a look on some question. First question, what causes motion? Motion का reason क्या होता है? Why does the speed of an object change with time? Time to time speed of an object change क्यों होता जाता है? Do all motion require a cause? क्या सभी मोशन के लिए कोई रीजन होता है? What is the nature of this cause? अगर रीजन है तो उसका नेचर कैसा होता है? Okay? In our daily life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion. अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उसको मोशन में लाना है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, या कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा. और ये एफर्ट हम मोस्टली किससे लगाते हैं? मस्कुलर एफर्ट, बाय पुशिंग, हीटिंग और पुलिंग. बाय पुशिंग, हीटिंग और पुलिंग करके हम स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं. अब ये एफर्ट या पुशिंग, पुलिंग और हीटिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइंस के लैंग्वेज में इसके लिए एक स्पेशल नाम रखा गया है, दैट इज ए फोर्स. ओके, इस चैप्टर में हम फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. Afterwards, Galileo point of view about force and Newton's laws of motion. Okay, now we start our chapter. What is force? Force क्या होता है? A force is push, pull or heat upon an object resulting from the object interaction with another object. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इंट्रैक्शन में किसके कारण आएगा? बाय पुशिंग, पुलिंग और हीटिंग. तब हम बोलेंगे हमने ऑब्जेक्ट पे एफर्ट लगाया एंड दिस एफर्ट इज नोन एज फोर्स. इन अदर वर्ड वी से दैट इट इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट. ये एक टाइप का पुश और पुल एफर्ट होता है जो बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. Now, a force can do three things on a body. How you define your force act on a body? जब आपका फोर्स बॉडी पे एक्ट होगा तो डिफाइन कैसे करोगे कि आपने फोर्स अप्लाइड किया? तो यहाँ पे 3 चेंजेस होंगे. फर्स्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी. इन तीनों में से कोई भी चेंज हुआ देन वी से कि हमने मस्कुलर एफर्ट यानी फोर्स लगाया. फॉर एन एग्जाम्पल, ये रहा आपका स्प्रिंग. अगर स्प्रिंग को दोनों डायरेक्शन में आप पुल खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, तब उसकी शेप चेंज हो जाएगी. देन वी से वी अप्लाइड फोर्स. सेकेंड एग्जाम्पल जस्ट सी, यहाँ बलून का शेप देखो. आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इट्स शेप इज चेंजेस. देन वी से इट इज ए वन टाइप ऑफ फोर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, एक ट्रॉली मूव अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट. जब एक बॉय ट्रॉली को पुश करता है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन यानी वो पहले से रेस्ट में था, अब मोशन में है, तब हम बोलेंगे हमने फोर्स अप्लाइड किया. द ड्रॉअर इज पुल्ड. ड्रॉअर को पुल डाउन करना है तब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, द हॉकी स्टिक हिट द बॉल फॉरवर्ड. ये पहले सिचुएशन में देखो, स्टिक एंड बॉल दोनों किस में है? रेस्ट में. जब उसने एफर्ट लगाया किसके थ्रू? हॉकी के थ्रू, तो बॉल आपका मोशन में आ गया, यानी वो रेस्ट से मोशन में आया. और इस टाइप के एफर्ट को हम बोलेंगे फोर्स. ऐसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे आप देख सकते हो कि हम फोर्स बॉडी पे अप्लाइड करते. 2 टाइप्स ऑफ फोर्स. Now next topic is types of force. We have 2 types of force. Number 1, balance force. Force of equal magnitude acting on a body in the opposite direction are known as balanced force. For an example, just see in the figure. यहाँ पर एक आपका वुडन ब्लॉक है जिस पे हमने 2 फोर्स लगाया है, बाई x एंड बाई y. बैलेंस फोर्स में कंपलसरी आपके 2 फोर्स होने चाहिए.
और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, आपका फोर्स जो एक्स बॉडी लगा रहा है और वाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो योर वुडन ब्लॉक इज नॉट मूव इन लेफ्ट साइड और राइट साइड। आपका ब्लॉक ना तो लेफ्ट साइड मूव करेगा और ना ही राइट साइड। तब हम बोलेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट ने कैसा फोर्स अप्लाइड किया, बैलेंस्ड फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स होता है तब उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड, योर unbalanced force. When two opposite force acting on a body move a body in the direction of the greater force are known as unbalanced force. Suppose कर लो आपने टू फोर्स लगाया एंड दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, बट एक फोर्स ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर फोर्स। तब आपका ऑब्जेक्ट ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। देन यू से इट इज अ वन टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। For an example, just see in figure A and B. फिगर A and B में दोनों फोर्स यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में बोलेंगे कि चिल्ड्रेन किस टाइप का फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, बैलेंस फोर्स। इन सेकेंड कंडीशन ऑल्सो दे इंक्रीज देयर फोर्स बट नॉट नाउ। अभी भी उसका फोर्स और सेकेंड फोर्स आपका बैलेंस में है। अब ये सेकेंड फोर्स क्या है, दिस वन आवर फ्रिक्शनल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स आप लगाते हो और दूसरा फोर्स आपका अर्थ लगाता है जो बॉडी के कांटेक्ट होने के कारण होता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एंड एफर्ट दोनों आपका क्या है, सेम है, सो वी से दैट इट इज अ बैलेंस फोर्स। नाउ जस्ट सी इन फिगर सी, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के कंपेयर में एफर्ट यानी मस्कुलर एफर्ट फोर्स ज़्यादा हुआ, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। नाउ वी से दैट चिल्ड्रेन अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion. जब भी आप ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड करते हो, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी या तो उसका डायरेक्शन। Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. आप इजली कह सकते हो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो आपको अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड करना होगा, एंड चेंज इन इट्स स्पीड सो ऑन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। और आपके बॉडी का स्पीड कंटिन्यू अगर चेंज रखना है तब भी आपको उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करना पड़ेगा। सिंपली साइकिल को पैडल मार के आप आगे ले जा सकते हो, या साइकिलिंग कर रहे हो और कौन सा फोर्स आपने लगाया, तो अनबैलेंस फोर्स। अगर आप साइकिल पे सिंपल बैठे हो स्टैंड पे लगाकर या सिंपली विद द हेल्प ऑफ योर लेग, देन यू से बैलेंस फोर्स आर एक्ट ऑन आवर बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में दिखता है देन यू से इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। Ancient concept of state of motion. A ball on the ground when given a small hit does not move forward. ठीक है, अगर एक बॉल ग्राउंड पे रखा है और आपने स्मॉल हिट किया यानी लिटिल अमाउंट फोर्स लगाया, तब आपका बॉल मूव नहीं करेगा। सर्च ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट। तब हमने ऐसा कॉन्सेप्ट लिया कि रेस्ट हमारा क्या होता है, नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी सभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही होते हैं इन स्टार्टिंग। दिस रिमेन्ड द बिलीफ until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. मगर इस ओल्ड कॉन्सेप्ट को हमारे दो साइंटिस्ट ने चेंज किया, गैलीलियो गैली एंड इसाक न्यूटन, और उन्होंने अपना थॉट दिया अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गैलीलियो गैली Galileo Galilei was born on 15 Feb 1564 in Pisa, Italy. Galileo right from his childhood had interest in mathematics and natural philosophy, but his father wanted him to become a medical doctor. Accordingly, Galileo enrolled himself for a medical degree at the University of Pisa in 1581, which he never completed because of his real interest in mathematics. In 1586, he wrote his first book,
द लिटल बैलेंस। उनके फर्स्ट बुक का नाम था द लिटल बैलेंस। गैलीलियो कॉन्सेप्ट अबाउट मोशन। स्टार्टिंग में आपके गैलीलियो का मोशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट लिटिल बिट डिफरेंट था। उन्होंने मोशन के लिए कौन सा प्लेन यूज किया? इंक्लाइंड प्लेन। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो deduced that object move with a constant speed with no force act on them. He observed that when a marble rolls down an inclined plane, its velocity increased. उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। दिस वन प्लेन इज नोन एज इंक्लाइंड प्लेन। चैप्टर 8 में हमने जितने भी मोशन पढ़े थे वो सब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन था, यानी हॉरिजेंटल पाथ। गैलीलियो का कॉन्सेप्ट इंक्लाइन प्लेन पे। उन्होंने देखा जब एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से मार्बल को रिलीज किया तो विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स आपका मार्बल कंटिन्यू मोशन में रहा और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती गई? इंक्रीज हो गई। जब मार्बल को हमने दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्लाइंबिंग अप करवाया तो उसकी वेलोसिटी क्या होती गई? डिक्रीज। Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला कि अगर दोनों इंक्लाइन प्लेन सेम एंगल के फॉर्म हो और हमने लेफ्ट साइड से मार्बल को रिलीज किया, जितने हाइट पर से रिलीज किया वो सेम हाइट नेक्स्ट साइड यानी लेफ्ट और राइट साइड पे जाएगा। इट मीन्स अगर आपने लेफ्ट साइड से बॉल को रिलीज किया, हाइट सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर, तो वो राइट साइड के भी कहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा? 5 सेंटीमीटर। ओके। अगर आपने उसका एंगल डिक्रीज किया, इंक्लाइनेशन एंगल, इस एंगल को बोलते हैं इंक्लाइनेशन एंगल और एंगल का सिंबल होता है थीटा। अगेन आई से द सिंबल ऑफ एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। अगर हमने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम किया तो हाइट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन राइट डायरेक्शन इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स सपोज दिस वन द 60 डिग्री एंड राइट साइड आपने जो इंक्लाइनेशन बनाया है वो आपका 30 डिग्री है। ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर से चलना शुरू करता है तो श्योरली इधर मोर देन 5 सेंटीमीटर, सपोज 7 और 8 सेंटीमीटर। अगर आपने फिर से डिक्रीज किया तो उसकी हर इंक्लाइनेशन एंगल पे हाइट यानी कवर डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। सपोज कर लो एक सिचुएशन है जहाँ पे आपने एंगल ऑफ थीटा 0 कर दिया यानी स्ट्रेट लाइन, तब गैलीलियो के हिसाब से ये कंटिन्यू मूव करता जाएगा ऑन ए स्ट्रेट पाथ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। मगर आफ्टर सम टाइम के बाद आपका मार्बल स्टॉप होगा। वाई? क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स काम करता है, दैट्स वन द फ्रिक्शनल फोर्स and it is opposite to the direction of motion. तो गैलीलियो ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए है। और अगर आपको सरफेस को स्मूथ और फ्रिक्शनलेस बनाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? लुब्रिकेंट ऑयल। मगर ये सिचुएशन आपके नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं होता है। बट जो आप वाटर पार्क में आप जो भी राइड्स देखते हो जिसपे आप ऐसे स्विंग्स करते हो कि यहाँ पे आपने बैठा और स्विंग करके दूसरे हाइट, सेम हाइट पे दूसरे डायरेक्शन पे जाते हो, ये सब आपके गैलीलियो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रू है। ओके। Isaac Newton. Newton further studies Galileo's ideas on force and motion and presented 3 fundamental laws that govern the motion of object. न्यूटन ने गैलीलियो के सभी आइडियाज को स्टडी किया और उसने फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन दिए एंड दिस 3 लॉज नॉन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एंड मॉडर्न जितने भी आपके इक्विपमेंट हैं और आप बोल सकते हो जितने भी टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं आपके इसी 3 लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. According to Newton, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगा। इट मीन्स अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन है तो मोशन में ही रहेगा। अनलेस कब तक? जब तक आपने उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं किया।
In other words, all objects resist a change in their state of motion. दूसरे वर्ड में बोल सकते हो कि सभी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को चेंज करने के रेसिस्ट में होते हैं, यानी अगेंस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट अनबैलेंस फोर्स चेंज नहीं करेगा, और इस रेसिस्ट पावर को बोलते हैं इनर्शिया। The natural tendency of object to resist a change in their state of rest or of uniform motion is called inertia. सिंपल लैंग्वेज में इनर्शिया आपका प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रॉपर्टी आपकी सभी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में होते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप चेयर पे बैठे हो तो कंटिन्यू चेयर पे बैठे रहोगे जब तक कि आपकी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स ना लगे, या आपका कोई भी चीज रोल डाउन हो रहा है वो कंटिन्यू रोल डाउन होगा जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है। आपका बॉल रोल डाउन होने के आफ्टर सम टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। वाई? क्योंकि वहां पे अर्थ का फ्रिक्शनल अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर कैरम एंड इट्स कॉइन। सपोज कर लो कि आपने पूरे कॉइन्स का एक रोज कंप्लीट किया और आप डाइस से हिट कर रहे हो। सर इसैक न्यूटन। Newton further studies Galileo's ideas on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of an object. न्यूटन्स ने गैलीलियो के आइडियाज ऑफ फोर्स एंड मोशन पे काफ़ी स्टडी किया और फिर उन्होंने फंडामेंटल लॉज बनाए। 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उन्होंने 3 लॉज बनाए जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ, an object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. आपको बोल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में अगर है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अनलेस कब तक? जब तक आप उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि सभी ऑब्जेक्ट रेसिस्ट मना करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं कि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेंगे, और इस टाइप की प्रॉपर्टी को नाम देते हैं इनर्शिया। इनर्शिया, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की जो सभी ऑब्जेक्ट में मिलती है, चाहे लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग। सभी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को प्रिजर्व करके रखना चाहती है। इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस एग्जाम्पल में हम पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन बनाएंगे, दिस वन द पाइल, और एक डाइस से हम 7 हॉरिजेंटल हीट करेंगे एट द बॉटम ऑफ पाइल। अगर आपने फोर्सफुली एंड फास्ट फोर्स भी लगाना है एंड फास्ट स्ट्राइक करोगे ऑन द हॉरिजेंटली एंड लास्ट यानी बॉटम ऑफ द पाइल ऑफ कैरम कॉइन, तब आपका सिर्फ नीचे का कॉइन मूव आउट होगा एंड बाकी सारे कॉइन वर्टिकली डाउनवर्ड होकर कहाँ पे आ जाएंगे? अगेन ऑन द कैरम। अब ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखो, सभी ऑब्जेक्ट अभी किस में है? रेस्ट इन मोशन। आपने डाइस से स्ट्राइक किया और आपका डाइस केवल लास्ट कॉइन को फोर्स देता है, यानी इसका पोजीशन चेंज होगा, मगर बाकी ऑब्जेक्ट इट मीन्स बाकी रिमेनिंग कॉइन अपने इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण ओरिजिनल पोजीशन यानी रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहेंगे, इसलिए केवल बॉटम का कॉइन बाहर आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉइन एज इट इज रहेगा। This one the example of Newton's first law. It means inertia. Second example, take a glass and after then a stiff cardboard, थोड़ा hard cardboard लेना है, put 1 5 rupees coin. Now flick the finger. अब आपको flicking of finger करके force applied करना है, but be remember ये force थोड़ा large amount होना चाहिए और fast. जैसे आप फास्टली फ्लिक करोगे कार्डबोर्ड पे तब आपका कार्डबोर्ड मोशन में आ जाएगा,
बट जो कॉइन था वो कॉइन रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहेगा। बेस हटने के कारण आपका कॉइन ग्लास में फॉलन डाउन होगा। यहाँ पर भी कार्डबोर्ड पे आपने फोर्स अप्लाइड किया इसलिए कार्डबोर्ड मोशन में आया, बट कॉइन पे कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ, सो ड्यू टू इनर्शिया इट मेंटेन रेस्ट ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, why do you fall in the forward direction when a moving bus brake to stop and fall backward when it accelerates from the rest? आपको पूछ रहे हैं जब भी आप बस में बैठते हो और अचानक बस में ब्रेक आती है तो हम फॉल फॉरवर्ड, हम आगे की ओर लीन झुक जाते हैं, और जब अचानक बस स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन तब हम पीछे की ओर लीन होते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? Everybody tries to maintain its state of motion or state of rest due to inertia. अभी हमने पढ़ा सभी ऑब्जेक्ट मेंटेन रखती है अपने स्टेट ऑफ मोशन को। If a body is at rest, then it tries to remain at rest. If a body is moving, then it tries to remain in motion. In a moving bus, a passenger moves with the bus. As the driver applies brake, the bus comes to rest, but the passenger tries to maintain his state of motion. As a result, a forward force is exerted on him. जब भी आपका ड्राइवर फोर्स लगाता है ब्रेक अप्लाई करने के लिए तो आपका बस रेस्ट में आ जाता है, बट जो पैसेंजर बैठा है वो अपना रेस्ट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहता है। मगर क्या होता है, हमारा लोअर पार्ट किसके कांटेक्ट में है? बस के सीट में। क्लियर? तब हम बस के सीट में कांटेक्ट होने के कारण हमारा लोअर पार्ट रेस्ट में हो जाता है, जबकि अपर पार्ट मोशन में कंटिन्यू मेंटेन करना चाहता है, तो वो मोशन में चला जाता है, लोअर पार्ट रेस्ट में, और हम कैसे हो जाते हैं? लीन फॉरवर्ड, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। सिमिलरली द पैसेंजर टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। सेम सिचुएशन आपका होता है जब आपका पैसेंजर बैक पीछे की ओर जाता है जब अचानक बस आपकी स्टार्ट होती है। व्हाई? क्योंकि जब बस एक्सेलरेट होता है तो बस मोशन में आ जाता है एंड आपका लोअर पार्ट बस के सीट कांटेक्ट होने के कारण वो भी मोशन में चला जाता है, जबकि अपर पार्ट आपका किस में मेंटेन रहना चाहता है? रेस्ट में। इसलिए आप लीन बैकवर्ड यानी पीछे की ओर झुक जाते हो। When a motor car makes a sharp turn at a high speed, we tend to get thrown at one side. जब आप मोटर कार को शार्पली टर्न आउट करते हो हाई स्पीड में तब हम एक साइड थ्रोन आउट हो जाते हैं। दिस कैन अगेन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन। When an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of motion of the motor car, we slip to one side of the seat ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। आपका कार एक स्ट्रेट लाइन मोशन में था, जैसे ही आप टर्न आउट होते हो आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी पाथ ऑफ मोशन चेंज किया, बट आपकी बॉडी उसी मोशन में रहना चाहती है, जिसके कारण आपकी बॉडी लिटिल बिट वन साइड स्लिप आउट हो जाती है। इट मीन्स मोटर कार के एक साइड आपकी बॉडी स्लिप होगी क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आया, बट ड्यू टू इनर्शिया आपकी बॉडी उसी प्रीवियस मोशन को मेंटेन करना चाहती है। इसलिए अगर हमने बॉडी को कंट्रोल नहीं किया तो सम टाइम हम वन साइड फॉलन डाउन हो जाते हैं। टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। क्या सभी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम होता है? वी नो दैट इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन ए बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। एक एम्प्टी बॉक्स है उसको पुश करना है और एक फुल ऑफ बुक्स बॉक्स है उसको पुश करना है। श्योरली हम बोलेंगे एम्प्टी बॉक्स को इजीली पुश कर सकते हैं। उसी तरह एक फुटबॉल को किक मारना है और एक स्टोन को, तो आप इजीली किसको किक मार सकते हो? फुटबॉल को। नेक्स्ट, a force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce negligible change in motion of a train. जिस फोर्स से आप एक स्मॉल कार को एक हाई वेलोसिटी दे सकते हो, क्या उसी फोर्स से आप एक ट्रेन को वेलोसिटी दे सकते हो? आंसर इज नो। वाई? क्योंकि कार्ट एंड ट्रेन में काफी कंपैरिजन करोगे तो उसके मास में काफी चेंजेस होता है। सो आफ्टर दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट हेवियर और मासिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्ज इनर्शिया। जो जितना हेवी ऑब्जेक्ट होता है उतना ही उसकी इनर्शिया ज़्यादा होती है। लाइट वेट ऑब्जेक्ट ऑफर लेस इनर्शिया। अगर आपका ऑब्जेक्ट वेट लेस है तो उसकी इनर्शिया भी लेस होगा।
ओके, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। अब हम कह सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया आपको मेजर करना है तो वो कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करेगा? देयर मास। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ड्यूरिंग द गेम ऑफ table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him. Or on the other hand, when a fast-moving cricket ball hits a spectator, it may hurt him. आपको यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि अगर टेनिस बॉल ले तो उससे प्लेयर को हर्ट नहीं होता है, वहीं पे दूसरे साइड अगर क्रिकेट बॉल हो और फास्ट स्पीड पे आ रहे हैं तब उससे हर्ट होगा। सेकेंड, अ ट्रक at rest does not require any attention when parked along a roadside. But a moving truck, even at speed as low 5 meters per second, may kill a person standing in its path. आपको बोल रहे हैं एक ट्रक अगर रोड साइड में कहीं भी पार्क किया है तो नो प्रॉब्लम, मगर वही ट्रक की स्पीड मिनिमम 5 मीटर पर सेकेंड भी हो तो एक पर्सन को किल करने के लिए एनफ है। नेक्स्ट है आपका, अ स्मॉल मास सच ए बुलेट में किल अ पर्सन व्हेन फायर फ्रॉम ए गन। एक छोटा मास वाला ऑब्जेक्ट जैसे कि बुलेट अगर वो गन से फायर हुआ है तो एक पर्सन को किल करने के लिए एनफ है। इन तीनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तब भी उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर करता है। अगर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेस है बट उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है उसका भी इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। यानी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स आपके दो चीज़ पे डिपेंड करता है, फर्स्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इस टाइप के क्वांटिटी को हमने नाम दिया है मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल होता है P, सो फॉर्मूला बिकम P इज इक्वल टू mv। m मीन्स मास, v मीन्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम के दोनों चीज रिक्वायर्ड होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में काउंट करते हैं। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। और मोमेंटम का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो ये आपके वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी लगाओगे उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम वर्क करेगा। The SI unit of momentum is kilogram meter per second. Mathematical formation of second. Now next is mathematical formation of second law of motion. Suppose an object of mass m moving along a straight line with initial velocity u. Suppose करो object mass m है, initial velocity u, final velocity v in time t by applying a force F. The initial and final momentum of the object is P1 and P2. P1 is equal to mu and P2 is equal to mv. Now, firstly we find out change in momentum. आपको सबसे पहले क्या निकालना है? Change in momentum. It means P2 minus P1. जब भी हम change in निकालते हैं तो final minus initial. It means P2 minus Pm. Put out the value mv minus mu. m कॉमन ले लो, m v माइनस u. नाउ वी फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमको निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू फोर्स। रेट मीन्स जो मोमेंटम है वो टाइम इंटरवल में कितना हुआ, सो m v माइनस u डिवाइडेड बाई t, इट इज नॉन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ फोर्स यानी f. So F directly proportional to mv minus u upon t. In motion chapter we learn the formula of A. A means acceleration. A is equal to v minus u upon t. Now put this one value. So become F directly proportional ma. यहाँ पे directly proportional की जगह पर एक constant value suppose करना है. Suppose this one K. So F is equal to kma. Now you define 1 unit force. अब आपको क्या करना है? 1 unit force निकालना है। आपका फोर्स 1 यूनिट कब होगा? जब ऑब्जेक्ट का मास भी 1 kg और एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 यूनिट फोर्स इज इक्वल टू बना आपका k. In short you can say that k is equal to 1. Now put this one value. F is equal to ma.
A. This one our mathematical form of Newton's second law. Simply you say that force. अगर अब आपको force find out करना है F, then you write down MA. The SI unit of force is Newton or kilogram meter per second square. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है फॉर जस्ट एन क्रिकेट बॉल मैच में देखो, जब भी आपका क्रिकेट बॉल आता है तो आपका फील्डर जब बॉल कैच करना होता है तो वो बॉल की डायरेक्शन में धीरे धीरे हैंड को नीचे ले जाता है। इससे क्या होता है, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन हिज हैंड डिक्रीज होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्मॉल होता जाएगा। अगर वो हैंड ऊपर करके बॉल कैच करेगा तो टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, सो चेंज इन मोमेंटम का इफेक्ट लार्ज होगा और उसका हैंड हर्ट हो सकता है। In same way, in high jump athlete event, athletes are made to fall either on cushion bed or in a shade bed. This is to increase the time of athlete fall to stop after making the jump. Thus, decrease the rate of change of momentum, hence the force act on the player is very low. We have also another example, कराटे प्लेयर। आपने कराटे प्लेयर को भी देखा होगा, जब कराटे प्लेयर के ब्रिक्स पे हैंड लगाना होता है तो वो ब्रिक्स और हैंड के बीच में काफ़ी कम गैप रखता है, जिसके कारण टाइम इंटरवल शॉर्ट होता है। टाइम इंटरवल शॉर्ट का मतलब इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम और वो इजीली ब्रेक्स को ब्रेक कर पाता है। बी केयरफुल, जहाँ पे भी आपको फोर्स ज़्यादा लगाना है आपको टाइम पीरियड कम देना है, जहाँ फोर्स कम होना चाहिए तब आप टाइम पीरियड इंक्रीज करो। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम एक एग्जांपल से करते हैं। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड टुगेदर। द फिक्स्ड एंड ऑफ ए बैलेंस बी इट अटैच्ड विद अ रिजिड सपोर्ट लाइक ए वॉल। When a force is applied through the free end of spring balance A, it is observed that both the spring balance show the same reading on their scale. Just see an example with the figure. आपको दो बैलेंस लेना है, स्प्रिंग बैलेंस A एंड B. B का एक एंड रिजिड बॉडी यानी वॉल पे अटैच करना है एंड स्प्रिंग A पर आपको फोर्स एक्ट करना है। स्प्रिंग A आपके फोर्स का अमाउंट दिखाएगा, बट इन द सेम टाइम सेम इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको किस पे दिखेगा, स्प्रिंग बी पे। इट मीन्स स्प्रिंग ए एक्शन फोर्स, देन इट अपोजिट हैव द रिएक्शन फोर्स। सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन सेकेंड एग्जाम्पल जस्ट सी, जब हम बुलेट फायर करते हैं, व्हेन ए गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। जब आप गन फायर करते हो तो वो गन बुलेट को फॉरवर्ड आगे की ओर फेंकता है, तो बुलेट भी उस टाइम सेम फोर्स आपके गन पर एक्ट करता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन बैकवर्ड। तो आपने माइंड किया होगा कि आपका शोल्डर लिटिल बिट क्या हो जाता है, बैक, अगर आप शोल्डर पे रखकर गन एक्ट कर रहे हो तो। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो, यहाँ पे दो चिल्ड्रेन हैं, दोनों स्केट पे खड़े हैं और उनके पास एक सैंड बैग है। ओके, अब ये पास करेंगे। अगर वो टाइम इंटरवल में यानी स्लोली पास करेंगे तब इनके बीच का मूवमेंट बहुत कम होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे कम हुआ, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ। अगर वो फास्टली एक दूसरे को थ्रो करेंगे तब आपका मोशन ऑफ दिस वन स्केटिंग इज लार्ज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लार्ज होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको एक अदर एग्जांपल से भी सपोज कर सकते हैं। आपको एक बलून लेना है, उसको प्लेटेड यानी एयर फिलअप करना है, एक स्ट्रॉ से इसको स्टिक करना है, स्ट्रॉ के दोनों एंड को रिजिड बॉडी से टाइड अप करना है। अब आपके इस बलून के माउथ को ओपन करना है, तो आप देखोगे एयर लेफ्ट साइड गया तो बलून आपका किस साइड जाएगा, राइट साइड। जितने फोर्स में आपका एयर कम आउट होगा उतने ही फोर्सली आपका बलून बैक साइड मूव करेगा। इससे आपका प्रूफ होता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सपोज टू ऑब्जेक्ट, टू बॉल्स हमने लिया ए एंड बी, उसका मास रखा एम ए एंड एम बी, आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। जैसे इन द फिगर, एक आपका ऑब्जेक्ट ए है और एक आपका ऑब्जेक्ट बी है।
मास ma और mv। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, u एंड ub दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। लेट un ग्रेटर देन ub एंड टू बॉल कोलाइड विथ ईच अदर। अब दोनों बॉल क्या हो गया, कोलाइड, टकराया। ड्यूरिंग कॉलिजन विच लॉस्ट फॉर द टाइम t, द बॉल a एक्सर्ट फोर्स FAB। बॉल A ने बॉल B पर फोर्स लगाया, उसका नाम क्या रखा, FAB। ओके, सेम टाइम पे बॉल B ने भी A पर फोर्स एक्सर्ट किया एंड दैट्स वन द FBA। नाउ अब suppose VA and VB are the final velocity of two ball after the collision। Okay, collision के बाद उसकी velocity change हो गए, that become VA and VB। अब हमको निकालना है rate of change of momentum ball A and ball B after collision। Okay, now change in momentum it means final or initial momentum for ball A। आप पहले ball A के लिए find out करो। बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले बॉल ए का मोमेंटम क्या था, तो हम सपोज कर लेते हैं दिस वन बिकम MA एंड UA। ओके, एंड आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद उसका मोमेंटम कितना बन गया, MAVA। यहाँ पे सिर्फ उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। क्लियर, तो चेंज इन मोमेंटम कितना बना, MAVA माइनस MAUA। ये आपका बना चेंज इन मोमेंटम। हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, देन डिवाइडेड बाय t। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए आपको t से डिवाइड करना है एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज फोर्स एंड बॉल A ने आपका फोर्स लगाया था FAB। सो FAB इज इक्वल टू MA, यहाँ कॉमन ले लो, VA माइनस UA अपॉन T। इट बिकम इक्वेशन 1। नाउ अब फॉर B, सिमिलरली आप बॉल B के लिए सपोज करोगे तो बनेगा बॉल B ने कौन सा फोर्स लगाया था, FBA। नाउ MA की जगह पे हो जाएगा MB, VB माइनस UB अपॉन T। दिस वन इक्वेशन 2। According to Newton's third law of motion, action and reaction are equal but opposite in direction। यहाँ पे FAB एक्शन फोर्स है तो FBA रिएक्शन है, तो न्यूटन्स के हिसाब से ये दोनों फोर्स इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। सो वी है राइट डाउन FAB is equal to minus FBA। Now put out the value MAVA minus UA upon T and minus यहाँ पे हो जाएगा आपका MBVB minus UB upon T। ये TT कट आउट हुआ। नाउ ब्रैकेट ओपन करो, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/1 MAVA माइनस VA MAUA इज इक्वल टू माइनस MBVB प्लस MBUB। अब माइनस को वन साइड, प्लस को वन साइड कीजिए, देन इक्वेशन बिकम MAVA प्लस MBVB और इस साइड आपका होगा MAUA प्लस MBUB। This one our last equation of momentum of two balls। Just see, MAUA plus MBUB is the total momentum of the ball A and B before the collision MAVA plus MBUB is their total momentum after collision। We observe that total momentum of the two balls remain unchanged or conserved provided no other external force act। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या है आपका सेम। जैसी लास्ट लाइन, ये रहा आपका लास्ट इक्वेशन। यहाँ पे आपका ये इनिशियल मोमेंटम हुआ दोनों बॉल का और ये फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों का क्या है सेम। इट मीन्स दिस वन कंजर्व ऑफ मोमेंटम। ओके, आफ्टर दिस एक्टिविटी वी से द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। If the external force act on a system is zero, the momentum of the system remains constant
That is an isolated system, the total momentum remains conserved. हमारा सिस्टम किस टाइप का सिस्टम है? आइसोलेटेड. इसमें जितनी एनर्जी एक जगह से रिलीज होती है उतने ही अमाउंट में एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है. दिस वन नॉन एज कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट में यानी आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहता है. हियर योर चैप्टर इज ओवर.